there are a lot of people out there to play with your mind and to create business out of you. Some of them will help you a lot. Some of them don't plan to help you. In fact, just plan to use you like a tool. Okay? So you have to learn psychology. आपको अच्छे से मनोविज्ञान सीखते रहना है. हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर योगेंद्र सिंह राठौड़ आप लोगों के लिए लाया हूँ इनर वेलनेस ट्राइब का अगला एपिसोड। आज हमारे बीच में मौजूद हैं एक मनोवैज्ञानिक और एक ट्रेनर डॉक्टर मयूरिका। प्लीज़ वेलकम डॉक्टर मयूरिका विद अस। बहुत धन्यवाद आपका मुझे बुलाया। सो ये जर्नी का बीज कहाँ से शुरू हुआ? कब आपको लगा कि मुझे एक साइकोलॉजिस्ट बनना है और मेंटल हेल्थ और माइंड में आपकी रुचि कब जागी? तो जब मैं छोटी थी तो पता चला कि कल्पना चावला स्पेस गई है, तो तभी तो यही तय कर लिया था कि मुझे भी स्पेस में ही जाना है। लेकिन फिर जब मैं 8th स्टैंडर्ड में आई, मुझे पता चला एक ऐसा भी प्रोफेशन है जहाँ पे दूसरों को सलाह देते हैं और उनको पैसे मिलते हैं। अच्छा। तो मैंने सोचा क्या बात कर रहे हो, यही करना है हमको। जैसे जैसे काम करते रहे, आगे बढ़ते रहे, तो मालूम पड़ा कि भाई बिल्कुल यही नहीं है कि बस सलाह दो और पैसे मिलेंगे। लेकिन इस काम में इतनी शांति है, इतना पर्सनल ग्रोथ है, इतनी सारी कहानियाँ सुनने मिलती है और इतने सारे जीवनों को बदलते हुए देखने मिलता है कि ये अपने आप में एक एडिक्शन बन जाता है। आप जैसे मेंटल हेल्थ में और वेलनेस में इन सब में लोगों को काउंसल करते हैं और आप डायबिटीज़ में भी मेरे ख्याल से मदद करते हैं लोगों को। सो रिसेंटली अगर पिछले 4-5 साल देखें तो डू यू थिंक कि इसमें डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस इनके केसेस में बहुत ज़्यादा उछाल आया है? ज़बरदस्त उछाल आया है। ओके। अगर आप पूछेंगे क्यों है जी, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें एक साथ काम कर रहे हैं। एक तो पहले से ज़्यादा अभी प्रोफेशनल्स अवेलेबल है जो आपको डायग्नोसिस करके दे सकते हैं। पहले तो इसकी डायग्नोसिस ही नहीं होती थी, पहचान ही नहीं होती थी। तो अभी आप जाएंगे तो लोगों को पता है कि भाई डिप्रेशन भी कुछ होता है, बाइपोलर डिसऑर्डर कुछ होता है, एंग्जाइटी है। सो अभी अच्छी खासी डायग्नोसिस हो सकती है। साथ ही साथ अभी के जीवन में ना लोग स्क्रीन से ज़्यादा जुड़े हैं, वर्चुअल इंसानों से ज़्यादा जुड़े हैं, असली इंसान से कम जुड़े हैं। ट्रू। जब हम असली व्यक्ति से मिलते हैं तो एक अलग लेवल की न्यूरोकेमिकल एक्टिविटी हमारे शरीर और दिमाग, नर्वस सिस्टम में शुरू हो जाती है। सोशल बॉन्डिंग होती है, ऑक्सीटोसिन बहता है, कॉर्टिसोल लेवल कम होने लगता है और इससे इंसान को फ़ायदा होता है। तो अगर वो समूह के बीच में रहेगा तो उसको इतनी तकलीफ़ नहीं होगी। लेकिन अकेला जिएगा और ऐसी वर्चुअल ज़िंदगी में जिएगा जहाँ पे दूसरे इंसानों से उसका मिलना ही नहीं होता, तो फिर मेंटल हेल्थ की चैलेंजेस बढ़ जाती है। और क्या कॉजेज़ आपको लगते हैं कि एक तो ये कि ये जो डिसकनेक्शन है, इसके अलावा आपको क्या रीज़न लगते हैं कि ये जो स्पाइक है इसके और क्या रीज़न्स हैं? सोशल कंपैरिजन एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि पहले के दिनों में इंसान किससे कंपेयर करता था? अपने आसपास के स्कूल के बच्चों से या अपने आसपास के बिल्डिंग के बच्चों से, अपने 4-5 कज़न से कंपेयर करेगा। Right. और उनके बीच में पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं पे तो कोई ना कोई नंबर उसे मिल ही जाएगा। लेकिन अब वो कंपेयर करता है करोड़ों के पॉपुलेशन में। ओके, कहीं किसी एग्ज़ाम में आप गए हैं, करोड़ों लोग, लाखों लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, नंबर ही आपका ऐसा कुछ आता है कि 20,000 30,000 वाला नंबर। ऐसा कैसे नंबर हो सकता है? फिर आप सोचते हो यार 20,000 लोग मेरे से आगे हैं। फिर उसके बाद अगर आप अच्छे भी हो, अगर आप लेट्स से अपने गांव में, अपने शहर में, अपने स्कूल में नंबर 1 भी थे, लेकिन आप किसी बड़े शहर में जाते हो या बड़ी कोचिंग में जाते हो, सब लोग आपको भेज देते हैं ना, और आगे जा और आगे जा। फिर वहाँ जाके आप एक ऐसे क्लास में पहुँच जाते हो जहाँ आप नंबर 1 से नंबर लास्ट में आ जाते हैं, आपसे बड़े और लोग हैं। आप जितने आगे जाते हो आपको आपसे बड़ा कोई और मिलता है, फिर उससे बड़ा कोई और मिलता है। Right. तो आप हमेशा पाते हैं कि व्यक्ति देखेगा कि मैं तो पीछे ही रह गया, मेरे से कितने लोग आगे हैं, मुझे और करने की ज़रूरत है। व्यक्ति इस भ्रम में आ जाता है कि अगर मैं सही मेहनत कर लूँगा ना तो मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी किया है। Right. लेकिन यही तो प्रॉब्लम है कि फिर वो
सोचता है मैं मेहनत पे और जोर डालूं, और उसका शरीर थकने लगता है। एक समय के बाद शरीर को सर्वाइवल में इंटरेस्ट है, शरीर कहेगा कि नहीं बाबा नींद ज़रूरी है, ऐसे 5 घंटे की नींद में नहीं होने वाला काम। राइट। तो शरीर थोड़ा ढीला पड़ने लगता है, शरीर किसी ना किसी तरीके की बैसाखी ढूंढता है। शराब पी लिया, सिगरेट पी लिए, जल्दी जल्दी जो कुछ आराम दे दे, क्योंकि इतना कुछ काम किया है, अचानक नींद भी नहीं आती। जब बिस्तर में जाते हैं नींद नहीं आती, 1.5-2 घंटे नींद नहीं आ रही है, इतना दिमाग ने काम किया है, वो शांत नहीं हो पा रहा है। राइट। और 3 घंटे में उठना है हमको, अब 3 घंटे बाद नहीं उठेंगे तो मीटिंग मिस हो जाएगी, गाड़ी मिस हो जाएगी। तो जल्दी से सोने के लिए क्या करे, शराब पी ले। तो इस तरीके से वो छोटी छोटी बैसाखियाँ ढूंढने लगता है इंसान, और फिर इस कंपटीशन में उसका शरीर थक जाता है, फिर उसका परफॉर्मेंस गिर जाता है, फिर वो अपने आप को बहुत पीछे पाता है। वो लड़का जो आगे था, बच्ची जो एकदम नंबर 1 पे थी, अब बहुत पीछे हो जाती है और फिर कैचअप नहीं कर पाती। और अनसर्टेनिटी का क्या रोल लगता है आपको, कि जो ये अनिश्चितता का भाव आ जाता है लोगों में, कि नौकरी को लेके, रिश्तों को लेके, बिजनेस को लेके, स्पेशली कोरोना के बाद ये अनसर्टेनिटी बहुत ट्रिगर हुई लोगों के अंदर, उसका कितना रोल रहता है ये जो सर्वाइवल मोड की आपने बात की उसको ट्रिगर करने में? ये जो सर्टेनिटी लोग मांग रहे हैं, ये सर्टेनिटी, ये परफेक्शन, ये मांगना ही गलत है। ओके। क्योंकि जीवन तो अनसर्टेन ही है। सो ट्रू। ओनली डेथ इज सर्टेन। वो निश्चित है, वो निश्चित है, लाइफ इज अनसर्टेन। सो इनफैक्ट आप कितनी सुंदर बात कह रहे हैं कि लोग डेथ से लड़ते रहते हैं। इस सर्टेनिटी को अगर हम एक्सेप्ट कर ले तो हम हमारे बच्चों को, माता पिता को ज़्यादा टाइम देंगे, अपने पार्टनर को ज़्यादा प्यार करेंगे। तो मतलब डेथ की सर्टेनिटी एक्सेप्ट कर लो, लाइफ की अनसर्टेनिटी एक्सेप्ट कर लो, है? बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट। और इनफैक्ट अगर हम देखें तो जब हम कोई सस्पेंस मूवी देखने जाते हैं तो उसमें हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ भी प्रिडिक्टेबल ना हो। हाँ। अगर कुछ प्रिडिक्टेबल निकल जाए तो वे फील कि यार अच्छी मूवी नहीं हाँ, थी, या तो प्रिडिक्टेबल थी। एग्जैक्टली। क्या फालतू पिक्चर है, मुझे तो पहले से पता था। और यही लाइफ में जब अनसर्टेनिटी आती है तो समहाउ वी फील टर्मोइल, वी फील फियर। आपने एक वर्ड यूज़ किया था, सर्वाइवल मोड, क्या है ये? थोड़ा आप एक्सप्लेन करें ऑडियंस को। तो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम भी है योर सर्वाइवल मॉडल। क्योंकि काउंसलिंग करते करते मुझे लगा कि कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि मेरे ज़िंदगी का लक्ष्य क्या है, मुझे कहाँ जाना है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ माई लाइफ। और लोग यह सवाल आके मुझे भी पूछते हैं यह सवाल, तो तब मुझे ये सवाल उनके साथ एक्सप्लोर करना पड़ता था, उन्हें क्या लगता है। एक दिन मैंने सोचा कि सारे सवालों के जवाब ना हमारे आसपास ही होते हैं। नेचर में अगर हम देखेंगे तो सारे सवालों के जवाब है। तो आप देखो अपने आसपास का जितना नेचर है, चींटी से लेके शेर तक, ओके, एक फंगस से लेके एक बड़े बरगद के पेड़ तक, सब क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, हर कोई अपने अलग अलग लेवल पे सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगा यार यही तो है, यही तो करना है मुझे बस सर्वाइव करना है। और मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ, जैसे कि आपने अभी कहा कि डेथ सो सर्टेन है, तो मरूंगी तो मैं ज़रूर, एक दिन सब मेरा नाम भूल जाएंगे। तो फिर मैं ऐसा क्या करूं, मतलब मैं तो ये सर्वाइव ही क्यों कर रही हूं? तो जवाब उसका ये है, क्योंकि मैं जो भी सीखूंगी वो मैं अपने आने वाले जनरेशन, नॉट जस्ट मेरे बच्चे, लेकिन मेरे साथ साथ जो लोग हैं, जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं, जिन लोगों से मैं इंटरैक्ट कर रही हूँ, तो ये सारे लोग इसे सीखेंगे। इसी तरीके से ह्यूमैनिटी डेवलप हुई है। जब हम अपनी कम्युनिटी की केयर करते हैं, सिर्फ मुझे खाना है, मुझे पचाना है, मुझे जमा करना है, वो नहीं, लेकिन हम जब अपनी कम्युनिटी का ख्याल रखते हैं ताकि मैक्सिमम सर्वाइवल हो। जैसे कि आप देखेंगे जितना इंटेलिजेंट जानवर हो जाता है, सारे इंटेलिजेंट जानवर मैक्सिमम सर्वाइवल के लिए जाते हैं कि वो अपने पूरे कम्युनिटी को साथ लेके ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइव कर सके। जो कहते भी है ना कि खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, लेकिन इन दोनों पॉइंट के बीच में आप बहुत कुछ छोड़ के जा सकते हैं। नो, आप लेके कुछ नहीं जाएंगे, बट यू कैन लीव सो मेनी थिंग्स। अब कुछ लोग शायद अपना बंगला, गाड़ी, जायदाद छोड़ेंगे,
कुछ लोग शायद किताबें छोड़ जाएंगे, कुछ लोग विचार छोड़ जाएंगे, अपने जो विचार शायद सालों दर सालों लोगों को इंस्पायर करते रहेंगे, जो आइंस्टाइन ने किया, विवेकानंद ने, बुद्ध ने किया, ओशो ने किया। आज वो नहीं है, बिल्कुल। लेकिन आज भी इवन यंग जनरेशन भी इनके विचारों से लगातार प्रभावित हो रही है। सो सर्वाइवल मोड का जैसे आपने एग्जांपल दिया, तो मैं एक बहुत अच्छी किताब है रिचर्ड डॉकिंस की, सेल्फिश जीन, जी तो वो पढ़ी है आपने? हाँ, मैंने हाँ, रिचर्ड तो डॉकिंस उस की पर से- थोड़ा सा अपन डिस्कशन करते हैं। आई थिंक इट विल बी गुड फॉर पीपल। सो उनके अकॉर्डिंग ये है कि जो जीन्स है हमारे, ये जीन्स ही हमारे अंदर ये सारे बिहेवियर्स पैदा करते हैं, इवन द सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस एंड केयरिंग फॉर द कम्युनिटी, बिल्कुल इवन बिल्कुल। केयरिंग फॉर द किड्स, हाँ राइट? सो तो इस पर्सपेक्टिव में देखते हैं अगर कि जीन है जो कि सर्वाइव करते हैं, जीन दे यूज अस, राइट, टू प्रोपोगेट देमसेल्व्स, यस राइट, कि अपनी बॉडी, अपना माइंड यूज़ किया, अपने अंदर बिहेवियर जनरेशन लाए जिससे कि वो यूज़ कर सकें। देन हाउ कम स्पिरिचुअलिटी अकोमोडेट इटसेल्फ इन दिस कॉन्टेक्स्ट? अगर पूरा कंप्लीट ये जेनेटिक कॉन्टेक्स्ट हम लेकर के चलें, तो देन क्या लाइफ का कोई पर्पस है अपार्ट फ्रॉम दिस जेनेटिक पर्पस? बिकॉज एज ए ह्यूमन बीइंग कई बार हम पोइट्री करना चाहते हैं, म्यूज़िक बनाना चाहते हैं, और पर्पस, सेंस ऑफ पर्पस रखते हैं कि मेरी लाइफ में एक सेंस ऑफ पर्पस है। तो वो पर्सपेक्टिव इस कॉन्टेक्स्ट से कैसे रिलेट होता है? एक होता है इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग और एक होती है इंसाइट। एक बार इंसान को इंसाइट आ गई ना, तो फिर वो हमेशा के लिए बदल जाता है। राइट, अब हर ऑर्गेनिज्म की एक इच्छा होती है ठीक, कि वो अपने इनेट नेचर को समझ पाए कि मेरा असली नेचर क्या है, और जो वो जितनी ज़्यादा अपने असली नेचर के करीब जाता है, उसे धीरे धीरे उतना ज़्यादा मज़ा आता है, शांति मिलती है, अपने बारे में पता लगता है। तो हर ऑर्गेनिज्म ये जो अपने नेचर को ऑब्जर्व कर रहा है, और फिर उसके बाद जब वो देख पाता है, किसी सामने की वाले की ईर्ष्या में भी खुद की ईर्ष्या को देख पाता है, ओके, खुद के गुस्से में सामने वाले के गुस्से को देख पाता है, तो जब वो अच्छे से अपने आप को इस तरीके से ऑब्जर्व कर पाता है, मेरे विचार से वो स्पिरिचुअलिटी है। जब वो देख पाता है कि अरे हम सभी लोगों की एक ही जैसे तो इच्छाएं हैं, भले हमारे यूनिफॉर्म अलग है, किसी ने दाढ़ी बनाई है, किसी ने टोपी पहनी है, किसी ने तिलक लगाया है, किसी ने गले में कोई माला डाली हुई है, Right. रोजरी पहनी हुई है, ये तो सब अलग अलग यूनिफॉर्म है, लेकिन हम सभी लोगों की इच्छाएं तो वे एक ही जैसी है। हम सभी लोगों के हाथ में जब खुद का बच्चा आता है, हम एग्जैक्टली एक जैसा महसूस करते हैं, और हम सभी लोग एग्जैक्टली एक जैसा रोते हैं, तकलीफ में आ जाते हैं जब अपने प्यार करने वाला कोई छूट जाता है। राइट। सो इस चीज़ को देख पाना स्पिरिचुअलिटी मेरे हिसाब से है। इफ़ आई ऐड समथिंग टू दिस, मैनी टाइम्स जो हमारे कंपल्सिव इंस्टिंक्टिव रिएक्शंस हैं, राइट, उन कंपल्सिवनेस से अगर हम कॉन्शियसनेस की तरफ आ जाते हैं, राइट, तो ये जो शिफ्ट होता है कि एक तो हमारे सारे कंडीशनड रिस्पॉन्सेज हैं कि हल्की सी भूख लगी तो रिएक्शन जो आ रहा है वो एक कंडीशनड बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स हमसे जनरेट हो रहा है, बट एज ए ह्यूमन बीइंग वी हैव डेवलप्ड higher states of consciousness, so then we can observe it as well. But I think this ability to be conscious of your own nature, it depends on certain level of cerebral capacity. For example, mosquito design is not in such a way, or maybe a tortoise or maybe other animals, their cerebral capacity is not to a level where they can even ask this question that what is the purpose of my life, right? They get sensory input and they are just reacting to those inputs compulsively, right? So this question that क्या मेरी लाइफ का पर्पस है एंड क्या मैं अपने नेचर को समझना चाहता हूँ, सो डू यू थिंक कि ये क्वेश्चन पूछने के लिए भी आपके ब्रेन को एक सर्टेन लेवल पे इवॉल्व होना पड़ता है, तभी ये सवाल भी आपके अंदर आ सकता है? Otherwise, elephant is never asking who is God, what is my existence, what happens after life, after death, and is not able to ask these questions. So यहाँ पे फिर एक सवाल उठ जाता है कि
आपके ब्रेन को एक लेवल तक होना पड़ेगा ये सवाल पूछने के लिए भी। सो फिर क्या आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है, इज इट ऑल्सो अ प्रोडक्ट ऑफ योर ब्रेन ओनली? आई वुडंट से कि सिर्फ ब्रेन इन्वॉल्व है, क्योंकि ना बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व है। एक तो आपको वो एनवायरनमेंट भी लगेगी जो आपको ये सवाल पूछने में मदद करे। अगर आप एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ अगले टाइम खाना कहाँ से आएगा यही नहीं पता, तो फिर आप कहाँ से ये सारे सवाल पूछोगे? अगर आपके पास वो पोटेंशियल भी हो तो वो शायद वो पोटेंशियल मैल नरिशमेंट में खो जाएगी। तो एट अ सर्टेन लेवल कुछ नीड्स का सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इंसान ने भी थोड़ा कॉन्शियस होकर देखना ज़रूरी है कि हाँ मेरे इतने ही नीड्स थे, अब मैं ज़बरदस्ती नीड्स बढ़ाऊँ नहीं। कि मेरी इच्छा थी कि मेरे 20 शर्ट होने चाहिए अच्छे वाले, अब वो 20 शर्ट हो गए हैं तो मुझे 365 डेज़ के लिए 365 शर्ट्स नहीं चाहिए। ओके, कहीं पे तो आप वो एक डिमार्केशन अगर आप कर देंगे और फिर उसके बाद इंसान के पास एक टाइम रहता है कि जब वो एक ब्रेक लेके स्पिरिचुअल क्वेश्चंस पूछना शुरू करे। और एक समय था जब हमारे देश में भक्ति मूवमेंट चलता था, जब लोगों को एनकरेज किया जाता था, लोगों का शाम का एंटरटेनमेंट ही ये होता था कि आ जाओ मंदिर में, प्रवचन चलने वाले, गीत चलने वाले, सब मिलके आ जाओ। सब लोग जल्दी जल्दी खाना वाना बना के पहुंच जाते थे और आध्यात्मिक सवालों पे सोच विचार। तो एक समय वैसा था, एक समय आज का है जहां आप ये पॉडकास्ट कर रहे हैं और इन्हीं सवालों के ऊपर चर्चा ले रहे हैं। अभी हम थोड़ी देर पहले जो बात कर रहे थे कि मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और लोग सर्वाइवल मोड में ही खो जाते हैं, कई बार उससे बाहर भी नहीं निकल पाते हैं। सो सर्वाइवल मोड में एक और चीज़ देखी गई है कि लोग बहुत ओवर थिंकिंग का नेचर बहुत बढ़ जाता है उन लोगों का, वरी के पैटर्न्स बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। सो अगर आप इस पे कुछ गाइडेंस लोगों को दे सकें कि अपने ओवर थिंकिंग माइंड को किस तरीके से शांत किया जाए और क्या वो कर सकते हैं ओवर थिंकिंग को डील करने के लिए। मैंने अपने लाइफ में बहुत सारी कॉग्निटिव थेरेपी की है जिसमें विचारों पे ज़्यादा काम होता है। और एंजाइटी के केस में मैंने देखा है एक चीज़ के लिए अगर आप खुद को प्रिपेयर करेंगे कि जो भी बुरे से बुरा होगा मैं सह लूँगा, इसके लिए अगर आपने अपने आप को प्रिपेयर कर लिया तो बहुत हद तक एंजाइटी कम होगी। इसको और थोड़ा रिफाइन कर सकते हैं, जो भी बुरे से बुरा होगा मैं सह तो लूँगी लेकिन मैं खुद को माफ़ भी कर दूँगी। ओके क्योंकि हम यही नहीं बोलते कभी हम खुद को माफ़ कर देंगे गलती करने के बाद, तो फिर हम बहुत अलर्ट रहते हैं कि गलती नहीं करे। जैसे आपके यहाँ पे मैं बैठी तो मुझे आराम से बैठने की आदत है और तो जहाँ भी जाऊँगी अपना पैर वैर उठा के बैठूँगी, लेकिन किसी होस्ट को ये अजीब भी लग सकता है, बुरा भी लग सकता है। अब ये अगर मैं पूछूंगी तो मेरा मजाक उड़ सकता है, तो ये अगर मैं ओवर थिंक करती रही तो मैं आपसे कभी पूछूंगी ही नहीं ना। तो मैंने अब ये सोचा कि नहीं यार, अगर आप बोलेंगे कि नहीं मैडम ऐसा कोई बैठता नहीं है यूजुअली, तो फिर मेरा थोड़ा मजाक तो उड़ जाएगा, मतलब थोड़ा मेरा इंसल्ट तो हो जाएगा लेकिन मैं अपने आप को माफ़ कर दूंगी। उसमें क्या इतना खुद को सीरियसली लेने की क्या ज़रूरत है, ठीक है, उसमें क्या है। सो ये जो एक टेंडेंसी है या प्रिपेयर्डनेस है, हम बोले कि मैं खुद को माफ़ करने के लिए रेडी हूँ, तभी जाके हम चांस लेते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं, कुछ नया करते हैं, कुछ क्रिएटिव निकलता है। वरना तो सारे लोग सेम चीज़ बार बार लगातार किए जा रहे हैं। जैसे कई लोगों में एक एनालिसिस पैरालिसिस या परफेक्शन सिंड्रोम की आदत होती है उन्हें कि जब तक चीज़ें परफेक्ट नहीं होंगी मैं शुरू नहीं करूँगा। अगेन ओवर थिंकिंग से ये चीज़ परफेक्शन सिंड्रोम में कन्वर्ट होती है। उस पर अगर आप कुछ गाइड कर सकें लोगों को कि कैसे स्टेप में से बाहर निकलें। कई लोग दे वांट टू मेक वीडियोस बट दे थिंक कि अभी मेरा वीडियो परफेक्ट नहीं है और अभी मैं शुरू नहीं करूँगा, और जब चीज़ें परफेक्ट हो जाएगी तब शुरू करूँगा। और फिर वो महीनों दर महीनों पोटेंशियल होने के बावजूद दे आर नॉट टेकिंग एक्शन ऑन इट जस्ट बिकॉज दे आर वेटिंग फॉर दैट परफेक्ट थिंग। सो मैंने जो ऑब्जर्व किया ये किया कि डीप डाउन जो ये लोग परफेक्शन ढूंढते हैं दे हैव एक्चुअली फियर ऑफ जजमेंट एंड फियर ऑफ क्रिटिसिज्म डीपर लेवल पे, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ एम्बेरसमेंट कि अगर मैंने कुछ गलत किया तो मैं भी कोई आकर के क्रिटिसाइज कर देगा। सो हाउ टू डील विद दिस, और इसको थोड़ा और आप एक्सप्लेन कर सकें अपने साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में। तो मेरे
लिए ये थोड़ा इजी रहा है, क्योंकि बचपन से ही मैंने नोटिस किया है कि मैं कुछ भी बोल देती हूँ ना तो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आता। अच्छा। ये मेरे साथ बहुत बचपन में होता है। तो आप देखेंगे कोई भी बच्चे बहुत ज़्यादा बात करते हैं, लड़कियां हैं बहुत बात करती है, तुम बहुत बात करती हो, दादी अम्मा हो तुम क्या, तो ऐसे बहुत बोलते हैं। तो तब धीरे धीरे मैंने सोचा यार संभल के बोलना पड़ेगा, लेकिन मैं बोलना बंद नहीं कर सकती क्योंकि ये मेरा ट्रू नेचर है। तो फिर मुझे संभल के सोच समझ के बोलना पड़ेगा। धीरे धीरे मैंने एक इंट्रोवर्ट नेचर डेवलप किया है, जहाँ पे मैं किताबें ज़्यादा पढ़ती हूँ, ओके, मैं वीडियोस देखती हूँ, नई कुछ चीज़ सीखने की कोशिश करती हूँ वीडियो लर्निंग से या किसी और फॉर्मेट से, लिमिटेड फ्रेंड्स बनाती हूँ और फ्रेंड्स के साथ भी मैं 1-on-1 बात करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। Okay. तो ये इंट्रोवर्ट बनना ये मुझे बहुत काम आया। तो आप लोगों में से जितने भी लोग इंट्रोवर्ट है, परफेक्ट, आप अपना अकेला वाला जो समय है खुद को डेवलप करने में लगाइए, खुद को बेहतर बनने में। तो जब हम ऐसा करने लगते हैं, खुद को बेहतर बनाने में लगने लगते हैं, एक ना हमको अंदर से कन्विक्शन आ जाता है कि यार मुझे तो लग रहा है कि मैं अच्छी हूँ, मुझे तो लग रहा है मैं पहले से बहुत आगे आ गई हूँ। ओके, एक ये एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि हमें ना कहीं पे 2 तरीके के फीडबैक को इम्पोर्टेंस देना पड़ता है और चाहिए। एक है एवरेज फीडबैक। तो अगर आपका एवरेज फीडबैक आपके कमेंट सेक्शन में कह रहा है सर बहुत अच्छा पॉडकास्ट था, सर इस सवाल पे तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, ऐसा जवाब तो मैंने कभी देखा ही नहीं, सुना ही नहीं, तो अगर आपका एवरेज फीडबैक पॉजिटिव है तो आप कुछ सही कर रहे हो। राइट। और दूसरी टाइप का फीडबैक जो इम्पोर्टेंट है वो है एक्सपर्ट फीडबैक। जो जिस सब्जेक्ट का विशेषज्ञ है, उस विशेषज्ञ ने आपको जो भी कहा है, क्या वो फीडबैक काम की है? ऐसा ज़रूरी नहीं है एक्सपर्ट हमेशा सही बोलेंगे। हो सकता है एक्सपर्ट आपसे जेलस हो गए, एक्सपर्ट को लग रहा है कि आप बहुत आगे जाएंगे तो आपको गलत दिशा दिखा देंगे, ऐसा हो सकता है। लेकिन फिर भी एक्सपर्ट की कही हुई बात से सीखने लायक हमें कई बार बहुत मूल्यवान चीज़ें मिल जाती हैं। राइट। और आखिरी चीज़, अपने आप को इतना सीरियसली मत लो कि यार हम तो कुछ गलती नहीं करेंगे, हम तो एकदम परफेक्ट रहेंगे, फिर ही सब हमको पसंद करेंगे, फिर कोई हमको रिजेक्ट नहीं करेगा। क्योंकि अगर कोई आपको रिजेक्ट भी करता है, आपको तो अपने साथ रहना आना चाहिए ना। अगर आप अकेले आराम से रह सकते हैं तो करें, लोग रिजेक्ट करें, नहीं सुने आज हमारी बात। ऐसे हमारे पहले भी बहुत सारे लोग रहे हैं जो अपने समय से बहुत आगे बात करते थे और उनकी बात कोई नहीं समझ पाता था। लेकिन अब जब हम उनकी बातें सुनते हैं, जैसे कि अब मैं देखती हूँ रजनीश की बातें, ओशो रजनीश की बातें पढ़ने वाले, फॉलो करने वाले बहुत सारे लोग हैं। यस, मैं खुद भी यस। तो और वो जरूर अपने समय से आगे बहुत थे, आगे थे, बहुत आगे थे, सो रेडिकल, काफी रेडिकल थे अपनी अप्रोच के अंदर। एंड today's generation is able to relate after he is gone. Now people are able to relate that what he is talking is so बिल्कुल रो है, बिल्कुल ओपन है, कोई डिप्लोमेसी नहीं है। इतना बोल्ड, मतलब उस जमाने में इतनी बोल्डनेस, कितना करेज अंदर से चाहिए that he is making enemies. राइट। क्योंकि अभी भी अगर आप पॉडकास्ट सुनेंगे, कंटेंट सुनेंगे, आपको सब लोग सेफ खेलते हुए ही नजर आएंगे। Yes. सब बहुत स्वीट और अच्छी बातें कहते हैं। मैंने कौन सा अभी तक कंट्रोवर्शियल कुछ कहा है? कुछ नहीं कहा है। क्योंकि मुझे मशाल लेके लोग मेरे घर के दरवाजे तक आए, वो नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेरा कोई कंट्रोवर्शियल ओपिनियन नहीं है, मुझे वो देना नहीं है। राइट, ट्रू। लेकिन वहाँ पे आप सोचिए, जब एक इंसान को कोई माया नहीं है कि मेरे पीछे एक क्राउड हो, तब आपके पीछे एक क्राउड आ जाती है। इनफैक्ट आप इस दुनिया में मत रहो, आपको याद करने वाली एक क्राउड रह जाती है। आप सोचिए कि कितना पावरफुल है खुद को सीरियसली नहीं लेना। So many times I've seen that ki people develop these kind of tendencies, that the strong fear of criticism because they were micromanaged in their childhood. कि उनके माता पिता ने उनकी हर छोटी बड़ी गलती को ऐसा हाईलाइट करके बताया कि they developed the model कि ये जो दुनिया है, they are very sensitive to mistakes and I'm not allowed to make mistakes. Right? So what's your perspective on that? I know that, see, there are lot of speakers जिनको बहुत सारे followers मिल जाएंगे क्योंकि उन्होंने पेरेंट बैशिंग की है। ओके,
कि तुम्हारी पेरेंटिंग गलत हुई है, तो वो सपोर्ट अच्छा नहीं मिला है, तुम्हारे पेरेंट्स को पता नहीं था, बुद्धिमान नहीं है, ऐसा कोई करता है क्या बड़ा। फिर जब टीनेज में इंसान होता है, एडोलेसेंट में होता है, उसको वैसे ही ब्लेम करने के लिए कोई चाहिए कि मैं क्यों आगे नहीं हूँ, मेरे पेरेंट्स की वजह से। तो इंसान को कोई चाहिए रहता है ब्लेम करने के लिए। लेकिन हमें कई बार ये समझने की ज़रूरत है कि हम हमारे पेरेंट्स को अगर ब्लेम कर रहे हैं तो ये वैसा ही है कि हम जिस डाली पे बैठे उस डाली को काट रहे हैं। उनको जो हो सकता था वो उन्होंने बेस्ट हमको दिया है, ये आप लिख के ले लो। आपको शायद आपके दोस्तों से कम मिला है, ओके, आपको शायद अपने रिश्तेदारों से, कज़न से कम मिला है। कि जैसे इसी सप्ताह मुझे एक महिला से मैं काउंसलिंग कर रही थी जो बहुत उदास थी इस बात से कि उनके भाई को बड़ा एनकरेज किया गया था करियर में आगे बढ़ने के लिए, और उन्होंने एक बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर किया था, लेकिन उनको आगे जाके पढ़ने का मौका नहीं मिला, फ़ीस के पैसे नहीं भरे, डिलिबरेटली पेरेंट्स ने उन्हें पीछे रखा, अच्छे से उनके करियर को बर्बाद करने में कंट्रीब्यूट किया। अब उनके मन में इस चीज़ को लेके 20 साल निकलने के बाद भी बहुत मलाल है। वो हर रोज़ यही सोचते रहते यस कि अरे वो वाला उस मोड़ पे मैंने गलत टर्न ले लिया, उस मोड़ पे मेरे साथ गलत हो गया, उन्होंने मेरे साथ बुरा कर दिया, उन्होंने मेरे साथ बुरा। वो भले आगे जा रही है क्योंकि गाड़ी आगे जा रही है, लेकिन वो अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि वो अभी भी अपने दिमाग में वो पिछले वाले टर्न के बारे में सोचे जा रही है कि जहाँ गलत टर्न ले लिया था। इनफैक्ट अगर वो आगे देखेंगी तो वो जल्दी अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगी। इस पे एक कहानी, आई एम जस्ट कटिंग, एक कहानी मुझे याद आ रही है, मस्त, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कि एक बार 2 फ्रेंड थे, तो वो फ्रेंड एक आइलैंड पे पार्टी करने चले गए। अब रात को लेट तक पार्टी कर ली। अब दोनों ही नौकरी करते थे तो सुबह जल्दी भी जाना था, तो अब वो तुरंत 1-1:30-2 बजे एकदम से याद आया कि घर भी जाना है। तो तुरंत बोट ढूंढने गए कि क्योंकि आइलैंड पे गए थे तो बोट से, फेरी से वापस आना था। तो बोट ढूंढ रहे, कोई सेलर ही नहीं मिल रहा। तो फिर एक बोट पड़ी हुई थी, तो कहा कि खुद ही चलाते हुए, चप्पू चलाते हुए ले जाते हैं इसको। हाँ। तो दोनों बोट में बैठ गए और चप्पू चलाना चालू कर दिया, आधे नशे की हालत में चलाते गए। फिर एक पॉइंट पे आकर के थक गए, तो कहा कि यार अब तो ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाले होंगे अपन, अंधेरा हो रखा है, पर थोड़ी देर अब रेस्ट कर लेते हैं। तो वहीं बोट में थोड़ी देर रेस्ट कर लिया। अब सुबह 6-6:30 बजे टाइप नींद उठी, उजाला हुआ, नींद उठी तो वहीं आइलैंड पे थे। फिर बोले हमने तो इतने चप्पू चलाए थे, फिर कहीं पहुंचे कैसे नहीं। तो पता चला कि जो एंकर था उसको तो निकाला ही नहीं, खूंटे से बंधी हुई थी बोट। तो कई बार हम एक्चुअली अपने वो पास्ट के खूंटों से बंधे हुए ही रह जाते हैं और ज़िंदगी को चलाने का प्रयास करते हैं, तो फिर फंस जाते हैं। बट फिर भी यहाँ पे अपन देखें तो पेरेंट्स के लिए क्या एडवाइस हो सकता है, स्पेशली जानबूझ के कोई पेरेंट अपने बच्चों के लिए कुछ गलत चीज़ कभी सोचता नहीं है, बट मेनी टाइम्स इंटेंशन इज़ नॉट इनफ। नो, यू माइट हैव बेस्ट इंटेंशंस, यस, बट एक्शंस ऑल्सो मैटर। जैसे MS धोनी के माता पिता ने उसे TC बनवा दिया, ठीक है, अब उनकी इंटेंशन तो करेक्ट थी, राइट, बट द एक्शन वाज नॉट राइट, राइट, ठीक है। सो मेनी टाइम्स दे आर नॉट एक्सपर्ट टू मेक चॉइस फॉर यू, राइट, दे आर प्रोग्राम टू कीप यू सेफ, दे आर नॉट Right. प्रोग्राम टू मेक यू सक्सेसफुल। नो। उनका प्रोग्राम आपको सिक्योर, कंफर्ट, सेफ्टी में रखना, और वो अपने प्रोग्राम्स से चल रहे हैं। Right. उनके जिंदगी में उनके सीखे हुए प्रोग्राम से एक अलग जनरेशन की, Yes. वो इस जनरेशन के सारे सत्य नहीं जानते। राइट, तो उन्हें कैसे एजुकेट किया जाए, क्योंकि मुझे ऐसा मानना है कि पेरेंटिंग वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल है, जिस स्किल के बारे में ऐसे ही नहीं कि हम बिना सीखे पेरेंट करना चालू कर दें। मतलब इतनी रिस्पॉन्सिबल चीज़, आप गाड़ी चलाना भी सीखते हो, बाइक चलाना सीखते हो, साइकिल चलाना सीखते हो, लेकिन बच्चे को पेरेंट करने का आपका क्या एजुकेशन है? आपका एकमात्र एक्सपीरियंस है जो कि आपकी खुद की जो हुई थी। राइट, ऑनेस्टली 100% तो सिर्फ वही एक्सपीरियंस है हाँ, आपके पास में। हाँ, बाकी किसी दूसरों के आपको बिट्स एंड पीसेस में पता है, लेकिन कंप्लीट एक्सपीरियंस तो सिर्फ एक ही है, जो आपका जो हुआ वही आपके पास में एक्सपीरियंस है। तो हाउ वी कैन एजुकेट देम सो दैट कई बार वो जो बच्चों को दूसरे बच्चों से कंपेयर करना है, कई बार वो जो प्रेशर डालना है उन्हें टॉप कराने का,
आज बहुत सारे बच्चे 10th क्लास में बोर्ड एग्ज़ाम के प्रेशर से इवन सुसाइड तक कर लेते हैं, बिकॉज अब पेरेंट्स ये नहीं चाहते कि बच्चे ये करें, ठीक है, वो अपने बच्चों के लिए भला ही चाहते हैं, मगर क्या वो ऐसी मिस्टेक्स रहती हैं उनको कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, उस पर अगर आप कुछ पेरेंट्स के लिए स्पेशली अगर कुछ गाइडेंस दे पाए। मैं इस बात पे जाऊंगी कि पेरेंट्स गलती कहाँ से करना शुरू करते हैं। जी, ठीक है, जब एक बच्चा हमारे गोद में आता है, हमको मिलता है, हम तो पागल हो जाते हैं खुशियों से। हाँ, ओके, दिमाग में ऑक्सीटोसिन के फव्वारे मतलब फूट रहे हैं, मतलब पागल हो रहे हैं। Right. हर कोई उस बच्चे को लेके इतना इम्पोर्टेंस दे रहा है, इतना इम्पोर्टेंस दे रहा है। सब सही चलता है जब तक कि हम उसको 2.5 साल में प्ले ग्रुप में नहीं भेजते। जो ना हमने उसको प्ले ग्रुप में भेज दिया, वहाँ से शुरू होता है कंपैरिजन। तो वो ग्रैटिट्यूड कहीं ओवरटेक हो जाती है फियर ऑफ कंपटीशन से। अरे मेरा बच्चा पीछे रह जाएगा, अरे मेरा बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा, फिर उसको नौकरी कैसे मिलेगी, फिर वो उसकी यूनिकॉर्न कंपनी कैसे खुलेगी। सभी पेरेंट्स को लगता है कि हमने जीनियस पैदा किया है, यार, है ना, जो हाँ, टॉप भी कर लेगा, टॉप एमबीए भी भी कर लेगा, सब कर लेगा, सब कर लेगा। राइट। और सारी इतनी सारी कहानियाँ, ये जो टॉपर्स की कहानियाँ हैं, वो इस तरीके से मार्केट भी तो हो रही हैं कि जहाँ पे आपको बस टॉप ही करना है। लेकिन असल में अगर पेरेंट्स उस ग्रैटिट्यूड को बनाए रखें कि भगवान तुमने मुझे इतना अच्छा बच्चा दिया, थैंक यू। दूसरी चीज़, अपने बच्चे के साथ थोड़ी कॉन्शियस पेरेंटिंग करे, उसको सवाल पूछे, लेकिन उसकी बात सुने और उसको इंटेलिजेंट क्वेश्चन करना शुरू करें। एक तो हम बच्चों की बातें सुनते नहीं हैं, क्यों? क्योंकि वो बहुत बकवास करते हैं। मेरी पेंसिल खो गई, उसने मेरा पेंसिल चुरा लिया, फिर उसके बाद टीचर ने मुझे सबके सामने उठा के डांट दिया, फिर उसके बाद वो वाले लड़के मेरे साथ खेल ही नहीं रहे, वो लोग तो मेरे साथ इन्वॉल्व ही नहीं हो रहे, उन्होंने अपने ग्रुप में मुझे लिया ही नहीं, उन्होंने अपना अलग सा ग्रुप बना लिया है। ये सारी जो उनकी बातें हैं, सोचने जाए तो हमको बहुत बोरिंग और बकवास लगती है। लेकिन अगर हम उनकी बकवास सुनेंगे नहीं ना, तो फिर वो अपनी बातें हमको बताएंगे नहीं, और एक दिन अपनी ज़रूरी बातें भी हमको नहीं बताएंगे। राइट। तो उनकी बातें सुनना बहुत ज़रूरी है। जब हम सच में उनकी बातें सुनेंगे और फिर उनको इंटेलिजेंट सवाल करने लगेंगे, तो फिर तुमने क्या किया, तुम क्या करने वाले थे, अगली बार क्या करोगे, जस्ट इंटेलिजेंट क्वेश्चन, जस्ट क्यूरियस इंटेलिजेंट क्वेश्चंस। तो तुम्हें क्या लगता है प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी चाहिए? राइट। सो इससे बच्चा हमारे सवाल के ऊपर बेस करके खुद अपने आप से सवाल करेगा, और इनफैक्ट तब वो बेटर प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकेगा। स्कूल वाले हमारे बच्चे को सिर्फ यूनिफॉर्म बनाने में मदद करेंगे, ताकि वो भीड़ में सबके साथ सबके जैसे बने रहेंगे, ताकि वो भीड़ में किसी को परेशान नहीं करेंगे, विच इज़ ओके, क्योंकि भीड़ में सबको परेशान करेंगे तो भीड़ उनको परेशान करेगी। राइट। सो दैट्स ओके। लेकिन फिर भी भीड़ में खो नहीं जाए मेरा बच्चा, उसके लिए तो मुझे ही तैयारी करनी है, क्योंकि भीड़ ऐसी ही जगह है जहाँ पे लोग खो जाएंगे। तो मुझे अपने बच्चे को इंटेलिजेंट थिंकर बनाना है बाय आस्किंग इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, और उनके प्रैक्टिस पे ज़्यादा जोर डाले, विक्ट्री या लॉस पे नहीं। देखो, जीतोगे तो ठीक है, जीत गए, जीतना भी किस्मत की बात है। हारोगे तो ठीक है, हार गए, कोई भी हार फाइनल नहीं है। लेकिन अगर कुछ ज़रूरी है तो वो तुम्हारा प्रैक्टिस है। तो तुम 90% लाए, अच्छी बात है। तुम 35% लाए, जैसा पढ़ोगे वैसे मार्क्स आएगा। तो लेकिन ज़रूरी ये है, आई रियली अप्रिशिएट आज तुम पढ़ रहे थे, वेरी गुड। दूसरों को बताना, अपने रिश्तेदारों को बताना, मेरा बच्चा रोज़ पढ़ता है 1 घंटा, मुझे बहुत अच्छी लगती है उसकी ये आदत। मेरा बच्चा अपने रूम को एकदम ऑर्गेनाइज रखता है, सारी चीज़ें जगह पे मिलेंगी। इन सारी चीज़ों को, ये जो लाइफ स्किल्स है, इनको अगर हम अप्रिशिएट करेंगे तो बच्चा सच में जाके आगे जाके एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनेगा। जब वो प्रॉब्लम सॉल्वर बनेगा, तब जाके वो सोसाइटी को वैल्यू देगा, तब जाके उस वैल्यू की वजह से वो सक्सेसफुल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ब्यूटीफुली एक्सप्लेन। सो आई थिंक इन पॉइंट्स पे पेरेंट्स ज़रूर ध्यान दें, सो दैट एक सिविलाइज्ड और एक अच्छा सिटीजन आप देश को दे सकें। सो मूविंग ऑन टू आवर टॉपिक ऑफ मेंटल हेल्थ। सो जैसे डिप्रेशन बहुत ज़्यादा
रिसेंटली बढ़ गया है, इवन जो सुसाइड्स हैं वो भी बहुत बढ़ गई हैं। सो कुछ ऐसे सिम्टम्स जो कई बार मेंटल हेल्थ के अराउंड इतना स्टिग्मा है कि लोग अपने इश्यूज क्लियरली बात नहीं करते हैं। तो क्या ऐसे कुछ सिग्नल्स होते हैं जो व्यक्ति दे रहा होता है जिसको कि वो भले ही नहीं भी बताए तो भी हम समझ सकें, उस पर अगर आप कुछ बात करें तो? तो एक चीज़ ये है कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस हुई है कि दिमाग बिगड़ सकता है, अस्वस्थ हो सकता है, लेकिन उस पे जो ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ है उसमें एक्सेप्टेंस उतनी ज़्यादा नहीं आई है। ओके। तो कई सारे ऐसे लोग हैं जो कहेंगे यार मुझे एंग्जाइटी है, मैं डिप्रेशन से गुजर रहा हूँ, तो जाओ जाके दवाई लो, उसके लिए जाओ जाके काउंसलिंग करो। जी। नहीं, मैं वीडियो देख के अपना डिप्रेशन ठीक करूँगा। मैं रोज सुबह जल्दी उठूंगा, योगा करूंगा, वाटर थेरेपी करूंगा और डिप्रेशन ठीक करूंगा। राइट। वो सब करने से दूसरे किसी समय इंसान को मदद मिलती है, लेकिन अभी आप एक बीमारी से गुजर रहे हैं, जैसे कि हमको बुखार हो गया है और बुखार उतर नहीं रहा है 1 हफ्ते तक, तो आप ये नहीं बोल सकते नहीं पट्टी कर लेंगे, पैरासिटामोल खा लेंगे, वो तो सब ठीक ही हो जाएगा ना, क्या प्रॉब्लम है। आप जाते हैं डॉक्टर के पास तो डॉक्टर बोलते हैं आपको जाओ जाके इन्वेस्टिगेशन कराओ, ब्लड टेस्ट कराओ, पता लगे कि क्या कौन सी बीमारी हो गई है। ठीक उसी तरीके से ट्रीटमेंट के लिए ओपन होना पड़ेगा। दवाई अगर लेनी पड़ेगी तो लीजिए। दवाई को लेके बहुत ज़्यादा डर है कि एक बार शुरू कर दिया तो वो रुकेगा नहीं। फिर हमारे दोस्त और वेल मीनिंग रिश्तेदार, कभी कभार हमारे फैमिली डॉक्टर्स भी, दवाई ले रहे हो साइकाइट्रिक, क्या बात कर रहे हो, नहीं 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 ये सब बुरी चीज़ें मत लो। फिर काउंसलिंग तो हम ही करा देंगे, हम कर देंगे अपने बच्चे की काउंसलिंग, क्या ज़रूरत है किसी काउंसलर के पास जाने की। राइट। तो ये जो ओपननेस का अभाव है ट्रीटमेंट के प्रति एक कंजूसी है। कहीं ना कहीं वो प्रायोरिटी नहीं ले रहे हैं। राइट। तो अगर वो बदल जाएगा तो मेरे ख्याल से मेंटल हेल्थ के प्रति सच में हम रिजल्ट देखने लगेंगे। सपोज कि कोई शेयर नहीं कर रहा है किसी से, तो कुछ ऐसे सिग्नल होते हैं कि कोई इंसान अकेला बैठ रहा है या थोड़ा डिसएंगेज हो रहा है दुनिया से, तो क्या पता लग सकता है घर वालों को या फ्रेंड्स को? कुछ ऐसी चीज़ आप बता सकें तो। देखिए, शुरुआत में अगर किसी का बिहेवियर ऑड है ना, तो हमको पता लग जाता है कि इसका बिहेवियर ऑड है। मतलब इन्वॉल्वमेंट कम हो जाना, लोगों को अवॉइड करना, अकेले अकेले में रहना, हर चीज़ को लीजिए एक्सट्रीम डर, घर से बाहर निकल ही नहीं रहे डर के मारे। सो हमको वो ऑड बिहेवियर नज़र आता है। Right. और जब भी आपको ऑड बिहेवियर नज़र आए, कोई भी बिहेवियर अगर आपको लग रहा है ये ऑड है, तो आप जाके साइकाइट्रिस्ट से उसकी परीक्षा करवा ले, पता कर ले। क्योंकि मेंटल हेल्थ चैलेंजेस सिर्फ एंजाइटी और डिप्रेशन नहीं होते, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। सपोज हाथ धोता है बहुत ज़्यादा, हर 2 मिनट में हाथ धोता है, आपको लग रहा है ये बिहेवियर थोड़ा ऑड है, आपको नहीं लगेगा कि ये मेंटल हेल्थ चैलेंज है, लेकिन हाथ क्यों धोता है इतना, लेकिन उसको लगता है कि अरे मैंने यहाँ छू लिया, जर्म आ गया मेरे को, जर्म्स है, तो डीप डाउन वो जर्म्स का फोबिया उसको बन रहा है। तो आप ये ओसीडी को थोड़ा सा अगर डिफाइन कर दें ऑडियंस के लिए, सो दैट दे गेट क्लियर। ओसीडी का डेफिनेशन ये है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। जी। ऑब्सेसिव मतलब एक ऐसा विचार जो मुझे बार बार आ रहा है, वो विचार का आना मैं रोक ही नहीं पा रही, वो जब भी आता है वो मुझे विचलित कर देता है, और उस विचार को रोकना मेरे लिए इम्पॉसिबल, उससे डिस्ट्रैक्ट होना मेरे लिए इम्पॉसिबल हो जाता है। कभी कभी मैंने नोटिस किया है, जब मैं वो विचार आता है और हावी हो जाता है, मैंने अगर कोई एक्शन लिया ना, तो वो एक्शन मुझे थोड़ा रिलीफ देता है। तो वो एक्शन जो मैं बार बार दोहराने लगती हूँ रिलीफ पाने के लिए, वो है कंपल्शन। तो जर्म्स का विचार ऑब्सेशन है और हाथ धोना कंपल्शन है। ओके। जैसे कि सेक्सुअल विचार बार बार आना ऑब्सेशन है, और उसके बाद जाके पोर्नोग्राफी देख लेना कंपल्शन हो गया है। और ऐसे कुछ एग्जांपल आप दे सकें जो आपने एक्सपीरियंस किया हो अपने क्लाइंट्स के साथ में? कुछ लोगों को मेरे ख्याल से चीजें ऑर्गेनाइज रखना या कहीं भी गंदगी दिख जाए तो उसको साफ करना, ये भी कुछ। ओसीपीडी और ओसीडी में थोड़ा फर्क है। ओसीपीडी है ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर, यानी कि उनका थोड़ा नेचर ही ऐसा है। तो ये मतलब माइक को ठीक करेंगे, ये ठीक है, हाँ इधर ये अलाइनमेंट सही लग रहा है, ये ठीक है, हाँ। तो उनको सब कुछ ऑर्गेनाइज दिखता है ना, तो उनको शांति मिलती है।
ये दोनों में डिफरेंस है। ओके OCD को एक विचार पर्टिकुलर आ रहा है जो उसको खाए जा रहा है। आप जैसे CBT बता रहे थे, तो CBT में OCD पे बहुत बात की जाती है, तो उस लेवल पे कुछ अगर टिप्स दे सकें पॉडकास्ट के माध्यम से कि लोग क्या स्टेप्स ले सकते हैं एटलीस्ट टू रिड्यूस इट। तो टिप नंबर 1 है कंजूसी मत करो और थेरेपिस्ट के पास जाओ। तो CBT से पूछा तो मैं कहूँगी CBT बेस्ड बहुत सारे एप्लीकेशंस है जहाँ पे आप अपने थॉट्स को रजिस्टर कर सकते हैं कि मतलब एक्टिवेटिंग सिचुएशन क्या था। अगर हम स्टॉकर वाला एग्जांपल लेंगे, सिचुएशन ये था कि मुझे एक फ्लैश हुआ कि जिस हीरोइन को मैं पसंद करता हूँ फिर उसने एक नई फिल्म साइन की है, कि ये मैसेज स्टॉक हुआ, ये सिचुएशन था। फिर उसके बाद B, मेरे दिमाग में विचार आया कि B मतलब बिलीफ सिस्टम। मेरे विचार में विचार आया उसने सही पिक्चर साइन की है ना, अगर उसने गलत पिक्चर साइन की होगी तो कहीं पे उसका करियर ख़राब नहीं हो जाए, सब सही होना चाहिए उसके साथ, गलत नहीं करना चाहिए उसका, देखो तो हीरो कौन है उसके साथ। फिर उसके बाद मैं और ज़्यादा उसके बारे में सर्च करने लगती हूँ। सो ये कॉन्सिक्वेंट मेरा बिहेवियर हो गया, C कॉन्सिक्वेंट बिहेवियर। उसके बारे में सर्च करना, हीरो के बारे में सर्च करना, कौन प्रोड्यूसर है उस बारे में सर्च करना। ओके और फिर जैसे अगर मुझे ये बात पसंद नहीं आई, क्या होगा, तो वो जो एंग्जाइटी मुझे फील हो रही है कि वो कहीं गलत स्टेप नहीं ले ले, ओके वो जल्दी से उसे मैसेज कर देना कि यार तुम इस हीरो के साथ काम मत करो, ये बहुत गलत आदमी है। वो मेरी मैसेज पढ़ेगी ना, वो रिस्पॉन्ड करेगी ना, वो उस बारे में जो एंग्जाइटी हो जाती है वो कॉन्सिक्वेंट इमोशन हो गया। राइट सो ये ABC एक मॉडल है जहाँ पे हम हमारे सिचुएशन के हिसाब से बिलीफ सिस्टम को लिखते हैं, एक्टिवेटिंग सिचुएशन के हिसाब से B बिलीफ सिस्टम को लिखते हैं, C कॉन्सिक्वेंट इमोशन और कॉन्सिक्वेंट एक्शन उसको पता लगाते हैं, और फिर जो विचारधारा है B में उसे हम चैलेंज करते हैं। ओके कि यार ठीक है ना, कुछ गलतियाँ करेगी तो करेगी, सीखेगी तो सीखेगी वो अपने हिसाब से। वो अगर कुछ गलती भी करे, सच में अपने को क्या फ़र्क पड़ता है, राइट वो हमको पहचानती ही थोड़ी है। उससे रिश्ता ही क्या है हमारा, एंटरटेनमेंट का। एंटरटेनमेंट मिलेगा तो हम जाएंगे उसकी फिल्म देखने, एंटरटेनमेंट नहीं मिलेगा नहीं जाएंगे देखने पिक्चर। तो ये है D फॉर डिस्प्यूटिंग, यानी कि अपनी गलत विचारधारा के साथ आर्ग्यू करना, तर्क करना। ओके तो आप जब थेरेपिस्ट के पास जाते हैं वो ये ABCD जो टेक्निक है वो आपको अच्छे से सिखाती है। फिर उसके बाद आप धीरे धीरे ना अपने साथ खुद ही बात करते हैं, खुद ही अपने विचारों को चेंज करते हैं, उसको लगा सकते हैं। हाँ। अपने आप उससे बाहर निकलने के लिए। सो वन मोर थिंग जो आपने अभी, जैसे हम ऑब्सेशन पे बात कर रहे हैं, तो अभी रिसेंटली मैं पढ़ रहा था कि एक लड़का था, उसने कुछ लड़की के कपड़े पहन करके कुछ वीडियो डाला और उसको ट्रोल कर दिया गया और उसने सुसाइड कर ली। ठीक है, आई थिंक 14-15 साल का बच्चा सा है, और वो जो मर गया है उसके पोस्ट पे भी लोग आके गलत चीज़ें लिखना, अच्छा हुआ गया, ये गया वो गया। सो आजकल की यंग जनरेशन में जो ट्रोलिंग है, जो नेगेटिव कमेंट्स हैं, लोग किसी भी हद तक विदाउट बीइंग सेंसिटिव कि कोई व्यक्ति इसको कैसे ले सकता है, तो इसमें आप क्या मैसेज दे सकते हैं दोनों पर्सपेक्टिव में? एक वो कि जिसको ट्रोल किया जा रहा है वो उस ट्रोलिंग को कैसे हैंडल करे, एक वो जो ट्रोल करते हैं उनमें कैसे एक सेंसिटिविटी आए कि उनकी ट्रोलिंग का इम्पैक्ट सामने वाले पे क्या जा सकता है। मैंने ना काम किया है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा काम किया है ट्रांसजेंडर्स के साथ या बाइसेक्सुअल्स के साथ, और मैंने नोटिस किया है इनमें से बहुत सारे लोग बस एफर्मेशन और प्यार के भूखे होते हैं। मतलब वो बस चाहते हैं कि कोई मुझे अच्छे से इंसान माने, मैं जैसा हूँ, मुझसे अच्छे से बात करे। तो ये उनकी नीड बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। अगर ये नीड घर से अच्छे से पूरी होगी तो बाहर क्यों जाएंगे। अच्छा चलो, टीनेज में कई बार हमें घर वालों की अप्रिसिएशन वैल्यूबल नहीं लगती है, हमको बाहर वालों की चाहिए रहती है। तो एज दोस्त, अगर आपका ऐसा कोई दोस्त है, उसको ज़ोर ज़बरदस्ती जो टिपिकल मैस्कुलिन इमेज है उसमें ढालने के लिए, मतलब ज़ोर ज़बरदस्ती उसको टिपिकल मैस्कुलिन इमेज में वो ढल जाए, इसकी ज़बरदस्ती करना, या टिपिकल फेमिनिन जो इमेज है इसकी ज़बरदस्ती करना, ये अगर हम नहीं करेंगे तो कई बार
हमारे एक्सेप्टेंस की वजह से ही हमारा दोस्त बहुत ज़्यादा निखर जाएगा समय के साथ। हम किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती हमारे डर के वजह से रोके तोड़े मरोड़े और बोले कि तुम वैसे ही बिहेव करो जैसा हम चाहते हैं, उसके बदले हम जस्ट उसको थोड़ा स्पेस देंगे, थोड़ी एक्सेप्टेंस देंगे, थोड़ी दोस्ती देंगे, तो पता नहीं वो निखर के कितना सुंदर बन जाए, वो कौन से रूप को धारण कर ले। क्योंकि हमारे देश में तो हमने देखा है कि लड़के कथक में, भरतनाट्यम में कितना अच्छा डांस कर लेते हैं, कितनी फेमिनिन भाव लेकर आते हैं और वो सीखने लायक होता है उनके पास से। तो हम जोर नहीं डालें। और ट्रोल्स का ये है ना, हर ट्रोल को सोचना चाहिए कि मैं अनजान नहीं हूँ, क्योंकि ट्रोलिंग करनी इसलिए आसान है क्योंकि मैं कोई नहीं हूँ ना, मुझे कौन पहचानता है, राइट। लेकिन अपने आप को इतना छोटा क्यों समझ रहे हो कि तुमको कोई नहीं पहचानता। सोचो ना कि आप एक मूल्यवान व्यक्ति है, सोचो ना कि आप कितने डिवाइन हैं, कितने स्पेशल हैं, और आपकी कही हुई बात का असर पड़ेगा। राइट। तो आसानी से कुछ भी मत बोलो। आप देखो जितने बड़े बड़े नेता हैं या बड़े बड़े पोजीशन पे बैठे हैं, लोग संभल के बात करते हैं ना। आज के टाइम में बहुत सारी चीज़ें आप न्यूज़ पे देखते होंगे, आप सारी चीज़ों पे कमेंट नहीं करते, राइट। क्योंकि आपको पता है कि आपके कहे जाने वाले बात का एक असर पड़ेगा, पॉजिटिव पड़ेगा, नेगेटिव पड़ेगा, तो आपको समझ के बात करनी पड़ती है। आप अपने आप को इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं जोगेंद्र जी। मैं सोचती हूँ कि नहीं बाबा, मुझे सही से बोलना है, इतने लोग सुन रहे हैं, बात पे कमेंट कर रहे हैं, कुछ भी नहीं बोल सकती मैं। राइट राइट राइट। तो हर ट्रोलर को भी यही सोचना चाहिए कि मैं इम्पोर्टेंट हूँ, मुझे कुछ ऐसा ही बोलना है जो लॉन्ग टर्म में मेरी छवि बनाने में मदद करे। इनफैक्ट यू कैन डिसएग्री विद पीपल कंपैशनेटली, राइट। अगर आपको कुछ पसंद नहीं है तो आप उसे हमेशा बताएं, बिकॉज कोई भी एक बात से, इवन हम भी जो कन्वर्सेशन कर रहे हैं कि 100% लोग उससे एग्री करेंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। दे पीपल वॉन्ट इवन अग्री टू साइंस 100% पीपल, राइट। तो फिर तो बाकी बातें तो कहीं पे भी गई। एग्जैक्टली। At least compassionately you can disagree, you can use that language compassionately, and these are the loopholes, this is what I didn't like about the video. But many times they use foul languages, there is a sense of hatred in those comments. demeaning होता है कि किसी को नीचे गिराना चाह रहे हो आप, कि कोई सुसाइड कर ले, इस हद तक चला जाए। it's a big thing. So I think people should be aware of this thing, that बहुत अच्छा आपने कहा कि feel yourself important, कि ऐसा ना सोचें कि आपके लिखने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके लिखने से किसी न किसी को फ़र्क पड़ सकता है। तो आपको ही सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। यस। आप सोचिए कि आपने कुछ कहा, उसका किसी पे कुछ असर पड़ा और उसने एक स्टेप ले लिया, बहुत अच्छा, तो क्या उसका आप पे असर नहीं पड़ता? आप अच्छा नहीं फील करते कि ओह माय गॉड मैंने कितना अच्छा कर दिया? ठीक उसी तरीके से नेगेटिव जो चीज़ अगर कोई कर देगा आपके कहने से, तो क्या उसका कार्मिक वैल्यू आपके ऊपर नहीं आ जाएगा? आप नहीं भी चाहते हो तब भी आपके दिमाग में वो कार्मिक वैल्यू रहेगा। कार्मिक की आपने बात करी है, सो डू यू बिलीव इन कर्मा एंड हाउ इट वर्क्स अकॉर्डिंग टू यू? आई फील कर्मा इज क्वाइट साइंटिफिक। ओके, जो भी हम करते हैं ठीक उसी तरीके की चीज़ें हमारे रास्ते में आने लगती है। राइट। जैसा जैसा हम एक्शन लेते जाते हैं वैसे वैसे लोग हमारे पास अट्रैक्ट हो जाते हैं, हम और उस डायरेक्शन में जाते हैं जो हम डिज़र्व करते हैं। हमने जैसे काम किए हैं हमको वैसे ही रिजल्ट्स मिलेंगे, हम उसी डायरेक्शन में जाएंगे। आप क्या रिचुअल्स या क्या प्रैक्टिसेस यूज़ करती हैं अपने आप को काम रखने के लिए, स्पेशली जब आप वर्किंग होते हैं तो घर और पर्सनल प्रोफेशनल दोनों के बीच में आप कैसे बैलेंस मेंटेन करती हैं? और कभी अगर बर्नआउट होता है या स्ट्रेस महसूस करती हैं तो व्हाट यू डू? ओके, थैंक यू। तो बहुत सारे लोग मुझे ये सवाल पूछते हैं कि यार आप बहुत हंसते हो, आप सीरियस बातें भी हंस हंस के करते हो। हाँ, ऐसे कोई करता है? मनोवैज्ञानिक को आप एकदम सीरियस मुंह बना के रखो। तो बोले अरे यार हम खुशियाँ बेचने के बिजनेस में हैं, खुद ही अपना प्रोडक्ट नहीं यूज़ करेंगे तो कैसे बेचेंगे? क्या बात है। एक चीज़ जो मुझे हमेशा काम आती है वो है ग्रैटिट्यूड। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ
जो सारी चीज़ें मेरे पास है उनके लिए। इनफैक्ट मैंने अपने अडल्ट लाइफ में, अडल्ट लाइफ में कहूँगी जब से मेरी पढ़ाई ख़त्म हो गई उसके बाद से आई वुड से अडल्ट लाइफ शुरू हुई है। मास्टर्स डिग्री कंप्लीट करने के बाद से ही मैंने ग्रैटिट्यूड को बहुत हैवीली यूज़ किया है। और मुझे नहीं लगता ऐसा कोई साल रहा है जब बाय द एंड ऑफ द ईयर मैंने ये नहीं कहा हो कि हे ईश्वर, ये तो मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा साल था। क्या बात है। तो ग्रैटिट्यूड मुझे बहुत काम आता है। तो परफेक्ट। जो भी अच्छा है, मतलब मैं तो थोड़ा सा ढोकला खाऊंगी तो मुझे लगा अरे मस्त है ढोकला। आज आपके यहाँ पे आया, आपने हमको बहुत अच्छा नाश्ता करा, तो मेरे को तो बहुत खुशी है, मुझे याद रहेगा। तो मुझे जितना मिलता है आई एम हैप्पी अबाउट इट। Even for the small things you have that sense of gratitude and amazement. So this is one thing that you regularly Right. practice. Yes. Anything else? Another thing that I regularly practice is solitude. There is a time I will spend with only myself Okay. when I will decide कि मुझे किसकी बात सुननी है और किसकी बात पोलाइटली ना कर देनी है। क्योंकि आपको सब जगह से सजेशंस आते हैं, बातें बोली जाती हैं, आप सुनते भी हैं, लेकिन हर डिसीजन पे आप एक्ट नहीं कर सकते। Right. So I definitely spend time with myself, learning, keeping quiet, journaling. तो वो एक चीज़ मुझे बहुत काम आती है। Solitude word आपने use किया, तो what is the difference between loneliness, being alone and in solitude? क्योंकि कई लोगों को ये difference नहीं पता नहीं चलता है। पता लग तो लोनलीनेस तब है जब आप किसी से जुड़ना चाहते हैं, एक तकलीफ में है, मानसिक तकलीफ में Okay. है, आपको चाहिए कि कोई आपकी मदद करे, लेकिन या तो कोई आपकी मदद करने के लिए राजी नहीं है, ओके, आप अकेले हो, कोई आपके साथ बैठने को राजी नहीं है, या तो आप ये सोचते हो यार मेरी जो लेवल की प्रॉब्लम है ना उसमें कोई मेरी मदद कर भी नहीं सकता, तो फिर वो अपने आप में ही रह जाता है। सॉलिट्यूड मस्त चीज़ है, उसमें आप अपने आप के साथ ही पार्टी कर रहे हो, Yes. उसमें आप खुश हो। क्यों ऐसे? क्या मिल गया? कुछ नहीं। कुछ मिलने की क्या जरूरत है खुश होने के लिए, ऐसे ही खुश है। Right. कुछ अभी सोचा मैंने पुराना और मेरे को बहुत हंसी आई, इसलिए मैं खुश हूँ। कुछ मैंने याद किया और मुझे बहुत प्यार भर गया मेरे मन में, इसलिए मैं खुश हूँ। सो solitude is very different. So what's your view on Vipassana? Right? Oh, If the it's solitude. highly recommended. I haven't been for Vipassana yet myself because of my personal commitments, but I highly recommend it. मैंने बहुत सारे लोगों को उससे बहुत बेनिफिट करते हुए देखा है, टूटते हुए रिलेशनशिप्स को जुड़ जाते हुए देखा है। सो विपासना लोगों को डेफिनेटली करनी चाहिए। So what is the impact of chemicals on our psychology? Because जो पार्टी ड्रग्स होती हैं, चलिए उनको तो हम बिल्कुल असाइड रख देते हैं कि दे जस्ट हैव सम प्लेजर सेंटर एक्टिवेटेड, कुछ समय वो रहती हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट इतने सारे हैं, सब चीज़ें हैं। तो बट जो कई साइकेडेलिक्स होते हैं, राइट, लोग जैसे मशरूम्स की बात करते हैं, ayahuasca की बात करते हैं। सो many people report that after having maybe magic mushrooms या ayahuasca, they have those spiritual experiences, psychedelic experiences. So LSD तो जैसे synthesized है, तो I will not include, though it is also a psychedelic. But so what is your perspectives on them? Have you ever studied them? Tried that? Tried, I will not ask you. Yes. मेरी मॉम घर आ जाए मेरे को पीटने के लिए। क्योंकि मैंने अपने करियर में बहुत पापड़ बेले हैं जी, यहाँ तक आने के लिए। राइट। मैं जवाब देने से पहले कहना चाहती हूँ कि मैंने अपने जीवन में लगभग 7.5 साल रिहैबिलिटेशन सेंटर में काम किया है और बहुत सारे क्लिनिकल पेशेंट्स के साथ, स्किज़ोफ्रेनिक्स, बाइपोलर डिसऑर्डर्स, ड्रग एडिक्ट्स के साथ काम किया है। तो मैं आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करती हूँ। श्योर। ठीक है, केमिकल ड्रग्स होंगे तो उनमें ब्रेन को डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ओके। और ड्रग्स ऐसे हैं कि वो आपके ब्रेन के केमिकल स्ट्रक्चर में और न्यूरोकेमिकल्स जिस तरीके से काम करते हैं उसमें गड़बड़ी ले आते हैं। ओके। जिस वजह से फिर आप
उस एक्सपीरियंस से बाहर आने के बाद भी एक इतने गहरे डिप्रेशन में चले जाते हैं, बेचैनी में चले जाते हैं, इरिटेशन, दिमाग काम नहीं कर रहा है, कुछ ठीक से नहीं हो रहा है, तो तब आपको लगता है वापस करते हैं। और इस साइकिल को रिपीट करते करते इंसान एक बुरी तरीके से एक एडिक्ट हो जाता है। वो देखता है कि उसका सुंदर सा शरीर सड़ रहा है, लेकिन वो रोक नहीं पाता है, क्योंकि सड़ सड़ के तो फ्यूचर टेंस में मरेगा। अभी मैं अगर ड्रग नहीं करूँगा तो फिर मैं अभी अपने आप को झेल नहीं पाऊँगा, अभी मैं पागल हुए जा रहा हूँ। ओके, सो ये केमिकल ड्रग्स में हो गया। जैसे केमिकल ड्रग्स की जो हम बात कर रहे हैं, तो कई लोग, जैसे मैरिजुआना स्पेसिफिकली है, तो इस पे कई देशों ने इसे लीगल भी किया है और इसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात की जाती है, राइट? जैसे आई थिंक थाईलैंड में ये लीगल है, यूएस में आई थिंक कुछ जगहों पे, एम्स्टरडम में लीगल है। सो US उसको के एक कुछ states मेडिसिनल में। पर्पस पे दे से कि, तो इज दैट ट्रुथ? हाँ, मैरिजुआना में बहुत सारे केमिकल्स हैं जिनको सिंथेसाइज किया जा सकता है दवाइयाँ बनाने में। ओके, लेकिन वैसे तो बहुत सारी जड़ी बूटियाँ, पट्टियाँ ऐसे हैं जिनको सिंथेसाइज कर किया जा सकता है दवाइयाँ बनाने में। और वैसे तो लहसुन भी है जो जिससे दवाई बनती है आयुर्वेद की। कितने सारे लोग ऐसे कच्चा लहसुन खा जाते हैं, उन्हें बोलते हैं अच्छी अच्छा नहीं है। राइट। अगर वो दवाई के लिए सिंथेसाइज होती है तो अच्छी चीज़ है। बहुत सारे लोग हमारे देश में भी, जैसे कि भांग करते थे, इस तरीके के ड्रग्स करते हैं, मैरिजुआना के अलग अलग फॉर्म्स को लेते रहे हैं। कहीं पे मैरिजुआना के कुछ फॉर्म्स को जब लोग लेते थे तो वो एक रिलैक्स्ड स्टेट महसूस करते, और फिर दे कैन गो इन द जोन, आराम कर लिया। लेकिन हमें ये भी देखने की ज़रूरत है, वो जो लोग पहले गांजा करते थे वो सुबह से लेकर शाम तक अपने खेत में काम करते थे। उनके शरीर में बहुत पीड़ा है इतना काम करने के बाद, तो उनको अपने शरीर के दर्द को थोड़ा कम करने के लिए, थोड़ा उस स्टेट में जाने के लिए उसकी ज़रूरत है। इज इट एडिक्टिव? हाँ, डेफिनेटली इट इज़ एडिक्टिव। ओके, बट व्हाट इज़ वर्स इज़ दैट कि मैरिजुआना की वजह से बहुत सारे लोगों में मूड डिसऑर्डर ट्रिगर हो सकता है। ओके, बाइपोलर डिसऑर्डर, डिप्रेशन, तो ये बहुत सारे लोगों में ट्रिगर हो सकता है। एक्सट्रीम केसेस में साइकोसिस भी हो सकता है, जिसमें स्किज़ोफ्रेनिया जैसे सिम्टम्स दिखाई देंगे। ओके, यस, वो रिलैक्स करने में भी मदद करता है, लेकिन ये भी यस कि वो एक गेटवे ड्रग हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जब मैरिजुआना ट्राई कर ही चुके हैं तो वही डीलर LSD भी देता है, वही डीलर एक्सटेसी भी देता है, तो वो आपको आज भाई तो ये भी ट्राई करके देख, ये भी मस्त है, इतना दिस कुछ कैन बुरा बी अ नहीं है। गेटवे, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो इट कैन बी अ गेटवे ड्रग। ओके, दूसरी चीज़ कि फिर हम में से बहुत सारे लोग जो सक्सेस की जल्दी में है ना, तो आपकी प्रोडक्टिविटी, आपको लगेगा कि क्रिएटिविटी बढ़ गई है, लेकिन असल में आलस बढ़ जाती है। तो बहुत सारे लोग करने के बाद करते हैं, जाते हैं, उठते हैं, तो ग्लास पड़ा रहेगा, भाई ग्लास पड़ी तो है, पानी पीना था, पीना तो अच्छी बात है, उठाएगा कौन, रुक आने दे बाइक को, बोलते हैं। Nice. And that point that you were discussing, that इसके कुछ स्टेजेस हैं क्या, कि आप एडिक्शन में डायरेक्टली तो नहीं पहुंचते हैं? सो आपने जैसे कहा कि पहले एक इरिटेशन, नील हो तो एक इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन से आती है, तो इज देयर एनी स्पेसिफिक स्टेजेस क्या, हाउ यू फॉल इनटू एडिक्शन? मोटे मोटे 4 स्टेजेस है, जहाँ पे पहले हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, करके देखते हैं, सब लोग कर रहे हैं, फिर भी एक्टिव है, मज़े कर रहे हैं, अपन भी ट्राई कर रहे थे, उसमें क्या है, इतने सारे लोग हैं जो कर भी रहे हैं लेकिन एडिक्ट नहीं हुए हैं, तो शायद एडिक्टिव नहीं होगा। मैं भी तो सुपरमैन कम थोड़ी हूँ, मैं भी करूँगा और मैं भी एडिक्टेड नहीं होऊंगा, करके ये एक्सपेरिमेंटेशन स्टेज है। फिर उसके बाद आता है एक टाइम जब हम एक्टिवली यूज़ करने लगते हैं। ओके, आज करते हैं, मतलब उसके लिए प्लान बनाना, आज बैठते हैं ये वीकेंड को, अरे एक पार्टी हो जाए, अरे होली की पार्टी में तो होना ही चाहिए, उस तरीके से फिर वो एक्टिवली सीकिंग हो जाता है। फिर उसके बाद आता है एक स्टेज जहाँ आप धीरे धीरे उसको यूज़ करने लगे हैं,
जहाँ पे आज अच्छा नहीं लग रहा है, आज बहुत बदन में दर्द हो रहा है, कितना स्ट्रेस है, ओके, तब आप डिपेंडेंसी आ गई। रिलीफ पाने के लिए उसे यूज़ कर रहे हैं। हफ्ते में, हर वीकेंड में, हर 2-3 दिन में एक बार रिलीफ पाने के लिए उसे यूज़ करने लगे हैं। और फिर उसके बाद एक स्टेज आने लगता है, अब रिलीफ छोड़ो, वो नहीं किया तो रिलीफ नहीं प्रॉब्लम मिलता, आएगा। वो करके ही रिलीफ मिलता है। वो नहीं करना अ स्टेट ऑफ डिस ईज क्रिएट कर देता है, मतलब आपका ईज नहीं रहता, अब आप चैन से नहीं बैठ सकते। अगर काम करना है, आपको मीटिंग करनी है, आपको करके ही बैठना है। और इन केसेस में स्पेशली आया हो उसका कि इतने सारे लोग एक्सपीरियंसेस देते हैं कि एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस मुझे हुआ, या फिर मैजिक मशरूम्स में भी लोग कहते हैं, तो वो किस हद तक सच है? हो सकता है साइकोडेलिक्स पे, और इनफैक्ट होता भी है, बट हमको समझने की ज़रूरत है कि हम इसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं ले, ओके, कि पहले के समय में आयोस का कहाँ पे यूज़ होता था। साउथ अमेरिका में शामन्स यूज़ करते थे उसे, उसका एक सेटिंग होता था जहाँ पे बीमार व्यक्ति आता था, उसको मंत्र उच्चारण करके उसकी बीमारी ठीक करने की कोशिश की जाती थी, क्योंकि वो एक ट्रांस स्टेट में है, उसको कुछ खास सजेशंस दिए जाते थे। उस हिप्नोटिक स्टेट में उसको कुछ दवाई दी जा रही है, उसको सजेशन दे रहा है तुम्हारा तकलीफ दूर हो जाएगा, तो एक फैसिलिटेटर उस प्रोसेस में इन्वॉल्व था। या इंडिया में भी आप अगर देखेंगे ऐसे बहुत सारे तांत्रिक प्रैक्टिशनर्स हैं जो किसी तरीके का नशीला कोई प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन वो एक प्रोसीजर का हिस्सा है, वो आउट ऑफ द ब्लू नहीं है, वहाँ पे कोई फैसिलिटेटर है। और देन अगेन आप नोटिस करेंगे ये सारे लोग जो इस काम को कर रहे हैं वो आके 9 to 5 की जॉब नहीं करते, वो नहीं, ये नहीं करते कि हाँ भाई जल्दी जल्दी ख़त्म करो, सुबह 9 बजे की मीटिंग है। राइट। तो वहाँ पे एक प्रोसीजर है, हर चीज़ की अपनी एक जगह है। आप अगर 9 to 5 की जॉब करना चाहते हैं, फैमिली के साथ रहना चाहते हैं, तो और अगर ये भी चाहते हैं आप लंबा जिएंगे, तो सात्विक चॉइसेस आपको मदद करेंगी। शायद स्लोली आपको रिजल्ट्स आएंगे, लेकिन आप लंबा जियोगे, आप ज़्यादा अच्छा करोगे। ऐसे नहीं कि आप 30 के अवार्ड ले लिए और 32 की उम्र में ऊपर चले गए। Lovely. So before we move to the rapid fire, Mayurika, any 2-3 tips for mental wellness that you want to give to people? Keep reading and learning concepts on mental health. Keep learning psychology. I particularly feel that our country needs to learn psychology. There are a lot of people out there to play with your mind and to create business out of you. Some of them will help you a lot. Some of them don't plan to help you. In fact, just plan to use you like a tool. Okay? So you have to learn psychology. आपको अच्छे से मनोविज्ञान सीखते रहना है, पहली बात ये। दूसरी बात, सच में अपने लोगों के बीच में रह के अपने लोगों को साथ लेके चलो, ये आपको काम आएगा। तीसरी बात, आप ज़रूर समय लीजिए ध्यान में, Okay, yes. जर्नलिंग में, अपने आप के साथ बैठने में, ये काम आएगा बहुत ज़्यादा। Lovely. So beautiful insights shared by you, and now we will move to rapid fire. So now let's move to the rapid fire. आपकी लाइफ का सबसे ज़बरदस्त कमबैक मोमेंट कौन सा था? एक बार ऐसा हुआ था कि एक साइकाइट्रिस्ट ने पेशेंट को कहा कि मेरे पास नहीं आना है। तब मुझे लगा यार मेरे पास लगता है PhD नहीं है, इसलिए मुझे इतने हल्के में लिया जा रहा है, और अगर PhD नहीं करूँगी, बड़ी डिग्री नहीं आएगी, तो लोग ऐसे ही मुझे हल्के में लेते रहेंगे। और उस वक्त मैंने ठान लिया, मेरे करियर के 9 साल हो चुके थे, करियर स्टार्ट किए, एंड फिर आफ्टर 9 years आई गॉट बैक इनटू एजुकेशन। क्या दर्द सच में समय के साथ चला जाता है? अगर आप एक्सेप्टेंस डेवलप करते हैं कि दर्द हो सकता है और इतनी भी डरावनी चीज़ नहीं है, तो पता नहीं कब वो अचानक से चला जाता है। एक ख़राब एक्सपीरियंस के बाद रिलेशनशिप में लोग दूसरे रिश्ते में आने से क्यों डरते हैं? लोग जनरलाइज कर लेते हैं कि अगर एक बार हुआ है तो यही होगा, मैं एक ही रूल के हिसाब से चलूँगा। लेकिन पूरी दुनिया में आप एक ही रूल के हिसाब से गाड़ी नहीं चला सकते, तो फिर एक ही रूल के हिसाब से आप अपनी ज़िंदगी कैसे चला सकते हैं? एक्सपेरिमेंट करते रहना ज़रूरी है। लोनलीनेस को किल करने के लिए 3 तरीके। बहुत सारी कॉमेडी फिल्म देख लो,
गाने लगाओ और नाचो जैसे कि कोई नहीं देख रहा है, और बहुत प्यारी प्यारी किताबें पढ़ो महान लोगों की। एक चाइल्डहुड की मेमोरी जो आज भी आपके चेहरे पे स्माइल ले आती है। एक चीज़ जो मेरी ज़िंदगी में मुझे बहुत डेस्परेटली चाहिए थी बचपन से, वो मुझे एक भाई चाहिए था। और सब लोग मुझे कहते थे मेरी मम्मी की एक्सपेक्टेशन के दौरान कि तुम्हारे मम्मी के फैमिली में सबको सिर्फ बेटियां हैं, तो तुमको कैसे भाई मिलेगा, तुमको नहीं मिलेगा भाई। और मैं बस यही कहती थी मुझे भाई ही चाहिए, तो मुझे भाई ही मिलेगा और कुछ नहीं। और मैं सिर्फ कितने 5 साल 6 साल की थी, और ये कहते कहते जब मैं 8 साल की हुई तो मुझे लगता है मुझे मेरी ज़िंदगी की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मिल गई, मुझे एक भाई मिल गया। ब्यूटीफुल। अब ये चूज करना है आपको फास्ट, बुक्स या पॉडकास्ट, बुक्स, हैंड रिटन नोट्स या डिजिटल रिमाइंडर्स, डिजिटल रिमाइंडर, योगा या मेडिटेशन, मेडिटेशन। हु इंस्पायर्स यू मोस्ट? आई नो, माई ड्रीम्स, दैट्स ऑल। 3 चीज़ें जो हर इंसान को समझनी चाहिए ताकि उनकी लाइफ पीसफुल बने। माफ़ करो खुद को और दूसरों को, सिर्फ अपने लिए मत जियो, अपने कम्युनिटी के लिए जियो, एटलीस्ट अपने घर वाले अपनी कम्युनिटी के लिए जियो। और ये याद रखो कि मर तो जाओगे ही किसी दिन, तो कुछ अच्छा करके मरो। ब्यूटीफुल।